आहा, धरती कितना देती है। कवि सुमित्रानंद पर। आज हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। धरती कितना देती है, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी। कवि ने इस कविता में अपने बचपन की एक घटना को बताते हुए बाल मन के प्रभावों को बताया है कि बचपना बाल मन कितना सरल होता है और जो देखता है वही मान लेता है। और बच्चा जब देखता है कि पेड़ में हर चीज लग रही है खाने पीने की, तो वैसे ही पैसों का पेड़ भी उगा सकते हैं। और यही सोचकर कवि ने बताया है कि जब वे छोटे थे तो उन्होंने सोचा कि मैं पैसों के बीज धरती में बो दूंगा और वो पैसों का पेड़ उग जाएगा और उसमें सिक्कों और रुपयों की फसलें भी लगेगी और सिक्कों की कलदार की खनक भी सुनाई देगी, तो मेरी फसलें खनकेगी। जब वे कलदार या सिक्के आपस में टकराएंगे तो फसलों में खनक उठेगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। और वो कहते हैं जब मेरी फसल खनकने लगेगी तो मैं मोटा सेठ अर्थात धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंधिया मिट्टी में एक भी पैसा उगला, लेकिन वे निराश हो जाते हैं। निराश तो होना ही था, क्योंकि पैसों के पेड़ नहीं उगते। उस बालमन ने इंतजार किया, लेकिन उदास हो गया, क्योंकि उसमें से एक भी अंकुर नहीं फूटा और ना ही उस बंजर भूमि में एक भी पैसा उगला। अर्थात वह बालमन धरती को ही बंजर या बांझ कह रहा है, जिसने एक भी फसल अंकुर नहीं दिया। सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए। और यह घटना होकर बीज पैसों के बीज होकर फल फल नहीं उगकर अंकुर नहीं उगकर यह बात आई गई हो गई, वे भूल गए। कवि ने यह बताया है कि गलत बीज बोओगे तो उसका परिणाम नहीं मिलेगा, या गलत बीज बोगे तो गलत ही परिणाम मिलेगा। अर्थात तुमने गलत बीज बोए इसलिए परिणाम गलत मिला, कि तुम्हें कुछ भी फसल नहीं मिली, कुछ भी नहीं होगा, तुमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। और साथ ही छात्रों, आप यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ भी देख रहे हैं। मैं हताश को बाट जोहता रहा दिनों तक, और बीज तो उगने नहीं थे, पैसों के बीज तो उगने वाले ही नहीं थे, और वे इंतजार करते करते निराश भी हो गए, लेकिन फिर भी उसका इंतजार करते ही थे। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर, और वे उसका इंतजार कैसे कर रहे थे, जैसे उसके स्वागत में पावड़े बिछा रखे हैं, रेड कार्पेट बिछाकर उसका इंतजार निराश मन से करते रहे। कल्पना में ही सोचते रहे कि इस तरह मेरे पेड़ उगेंगे और उस पर कलदार फसलें उगेगी, वे आपस में टकराएंगे तो मेरी फसलें खनकेगी और मैं धनवान बन जाऊंगा। ऐसा सब होगा, ये सोचते ही रहते थे, सपने देखते रहते थे और उन अंकुरों के फूटने का इंतजार पावड़े बिछाकर स्वागत के लिए तैयार रहते थे, जबकि वे निराश भी हो चुके थे। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, लेकिन बाद में उन्हें इस बात का एहसास होता है कि मैं अबोध था, नादान था, छोटा था, नासमझ था, मैंने तो गलत बीज बोए थे। ममता को रोपा था, अर्थात बड़े प्यार से ममता से मैंने बीज तो बोए थे, लेकिन सींचा क्या था? तृष्णा। तृष्णा अर्थात लालच। तो मैंने लालच का पानी उसमें सींचा था, इसलिए मुझे उसका गलत परिणाम मिला कि कुछ भी हाथ नहीं लगा। चलिए अब हम एक बार पूरी व्याख्या देख लेते हैं कि कवि ने अपने बचपन में अज्ञानतावश लालच के वशीभूत होकर कुछ पैसे अपने आंगन की धरती में बो दिए। उन पैसों से पौधे उगेंगे और बाद में उन पैसों से सुंदर फसलें उगेगी, और जब हवा चलेगी तो रुपयों की खनक, कलदार की खनक सुनाई देगी। इसके बाद कभी बहुत मोटे धनवान सेठ बन जाएंगे, ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंतजार के बाद भी जब फसलें नहीं आई तो भी वे कल्पनाओं में उसके स्वागत की तैयारी पावड़े बिछाकर करते रहते थे, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उन्हें लगा कि यह धरती ही बंजर है
उपजाऊ नहीं है और मिट्टी बांझ है, इसमें कुछ भी नहीं उगता है। इसलिए मेरे बीज अंकुरित नहीं हुए। वे बहुत उदास हो गए, निराश हो गए। लेकिन बचपन के सपने इतने जल्दी निराश नहीं होते। उन पैसों से पेड़ बनने का उन्होंने बहुत इंतजार किया, लेकिन हाय रे अबोध और अज्ञान बचपन यह नहीं समझ पाया कि तुम्हें बीज ही गलत बोए थे और लालच से तृष्णा रूपी जल से सींचा था, तो कैसे वो उगता। और यहाँ विशेषता और कठिन शब्दों के अर्थ भी दिख रहे। अगला पद है, अर्धशती हर हराती निकल गई है तब से, कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने। अभी कहते हैं कि ऐसे ही अर्धशती अर्थात 50 वर्ष बड़ी तेजी से हर हराते निकल गए हैं तब से, जब मैंने बचपन में बीज बोया था और सपना देखा था। तब से लेकर अब तक 50 वर्ष बड़ी तेजी से गुजर गए। कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने और पता ही नहीं लगा कि इस बीच में कितने ही वसंत और पतझड़ आकर बीत गए। कुछ पता ही नहीं लगा। कितने सारे सुख दुख जीवन में आए और सब कुछ भी ऐसे ही निकल गए, कुछ पता ही नहीं चला। ग्रीष्म तपे वर्षा झूले, शरदें मुस्काई, सीसी कर हेमंत कपे, तरु झरे खिले मन। और प्रकृति में भी कई तरह के बदलाव आए, कई ऋतुएं आई, कई मौसम आए, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता लगा। यह जीवन की आपाधापी में सब कुछ इतनी जल्दी गुजर गया कि 50 वर्ष बीत गए, पता ही नहीं लगा। और फिर जब से गाढ़ी उगी लालसा लिए गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, और फिर जब कुछ एहसास हुआ तब हमने देखा कि फिर से एक लालसा जागी, एक लालच जागा और उन पर कजरारे बादल आए। कजरारे बादल अर्थात काले बादल जो पानी से भरे होते हैं, वैसे बादल आए और धरती पर बरसे। तभी मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। और उसी बीज उसी मौसम में जब कजरारे काले पानी से भरे बादल धरती पर छाए थे और वे बरस गए, सब तरफ धरती नम हो गई, तो मैंने कौतूहलवश एक सेब का बीज धरती को सहलाकर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कवि ने बहुत ही सौम्य शब्द का प्रयोग किया है कि सहलाकर उन्होंने मिट्टी के नीचे सेब का बीज बो दिया है और बीज सेब के दबा दिए मिट्टी के नीचे और मिट्टी के नीचे और सेब के बीज उन्होंने दबा दिया। भूखे अंचल में मणि माणिक बांध दिए हो और ऐसा लगा कि मैंने कुछ रत्न धरती के आंचल में बांध दिए हैं। और उन्होंने यहाँ पर हम देखते हैं छात्रों कि कितने सौम्य शब्दों और भावों का प्रयोग किया है कि भूखे अंचल में मणि माणिक रत्न हीरे जवाहरत जैसे उन्होंने धरती के अंदर धरती के आंचल में दबा दिए हैं। मैं फिर भूल गया था छोटी सी घटना को, और ये जो बीज बोने वाली सेम के बीज बोने वाली घटना थी उसे मैं बाद में भूल ही गया कि मैंने धरती के अंचल में कोई बीज बोए हैं। अब हम तीसरा पद देखेंगे, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन। कभी कहते हैं कि ये मेरे जीवन की छोटी सी घटना थी, कोई विशेष घटना थी नहीं जिसे मैं याद भी रखता। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था तब सहसा मैंने जो देखा। वे कहते हैं कि लेकिन एक दिन शाम के समय मैं वैसे ही अपने आंगन में टहल रहा था तो मैंने अचानक कुछ देखा। उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से, और जो कुछ मैंने देखा तो उसे देखकर मैं खुशी से पागल हो गया। और खुशी और आश्चर्य और पागलपन ये तीनों भाव उन्हें अचानक से वह दृश्य देखकर लगा। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। वे देखते हैं कि आंगन के जो दृश्य देखकर वे खुशी से पागल होकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि कोई नवागंतुक, कोई नए नए लोग अपने सिर पर छोटे छोटे छतरियां लेकर
सामने खड़े हुए हैं। तो हम देखते हैं कि जो बीज होते हैं वे जब अंकुर उनमें फूटता है और वे पौधे का रूप लेने लगते हैं तो जो बीज होते हैं उनके दो भाग हो जाते हैं, दोनों भाग एक छतरी के समान फूल जाते हैं। तो वे देखते हैं कि आंगन में कोई नए लोग आए हैं और वे अपनी छोटी छोटी छतरियां बांधकर मेरे सामने खड़े हो गए हैं। आगे वे कहते हैं, छाता कहूँ कि विजय पताकाएं जीवन की, और बोलते हैं कि मैं उन्हें छतरी कहूँ, छाता कहूँ, अम्ब्रेला कहूँ या मेरे जीवन की विजय पताकाएं हैं। मेरे जीवन की विजय का झंडा लिए खड़े हुए हैं। मैंने जो किया था उसे तो मैं भूल गया था, लेकिन आज अचानक यह देखा तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैंने कुछ हासिल किया है, और जो मैंने हासिल किया है वह यहाँ पर झंडे के रूप में मेरे सामने खड़े हो गए हैं। या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही परी, या मुझे ऐसा लगा कि कोई छोटी छोटी नन्ही नन्ही परियां हैं जो मेरे सामने हथेली खोलकर खड़ी हो गई हैं। जो भी हो, वे हरे हरे उल्लास से भरे पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, और पता नहीं वे जो भी हों, लेकिन वे हरे भरे बड़े ताजा तरीन खुशी से मेरे सामने खड़े हों। ऐसा लगता था कि जैसे वे पंख मारकर उड़ने के लिए तैयार खड़े हों, डिंभ तोड़कर निकले चिड़िया के बच्चे से, और अभी अभी वे अंडे को तोड़कर, अंडे का कवच तोड़कर नन्हे नन्हे चूजे बाहर निकले हैं, और जो बीज हैं जो अंकुरित होकर फूटकर सामने खड़े हैं, वैसा लगता है कि जैसे उन चूजों के पंख हैं, और अब वे चूजे पंख फैलाकर उड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। निर्विवेश क्षण भर मैं उनको देखता रहा, और कभी कहते हैं कि इतनी ही देर में मेरे मन में कई सारे विचार आ गए कि कहीं मैं ऐसा देखता हूँ कि कोई नवागा तो कोई नए लोग छतरी लेकर खड़े हो गए हैं, या कहूँ कि वह मेरे जीवन की विजय पताकाएं हैं, या कहूँ कि वह नन्ही परियां हैं जो हाथ खोलकर सामने खड़ी हैं, या कि फिर वो अंडा फोड़कर अभी अभी निकले हुए चूजे हैं जो पंख मारकर उड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। यह दृश्य में अपलक कुछ क्षण के लिए देखता ही रहा। सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम की रोपे थे मैंने आंगन में, और वे कहते हैं कि तभी मुझे अचानक यह भी ध्यान आया कि अरे हाँ, सेम के यह बीज आंगन में बोए थे जो यहाँ पर उग कर खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर छात्रों आप देख रहे हैं कि सेम अर्थात कवि कौन सी सेम के बीज कह रहे हैं। यहाँ पर उसकी फलियां का चित्र दिया गया है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, और विशेषता और शब्दार्थ भी आप देख रहे हैं। अगला पद है, और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। और वे कहते हैं कि अब ये जो नन्हे नन्हे पौधे, छोटे छोटे पौधे उग गए हैं अंकुरण के बाद, जो मेरे सामने छोटे छोटे सेब के पौधे उग गए हैं, वे ऐसे लगते हैं जैसे कोई पलटन खड़ी है, फौज खड़ी है मेरी आंखों के सम्मुख खड़ी गर्व से, और वे मेरी ही आंखों के सामने बहुत गर्व से वह फौज, वह पलटन खड़ी हुई है। नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है, और जैसे फौज की टुकड़ी कदम से कदम मिलाकर पैर पटक पटक कर आगे बढ़ते हैं, ये भी मुझे उसी तरह लगने लगे कि वह फौज, वह पलटन मेरे सामने खड़ी है। तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे, और कभी कहते हैं कि मैं उन पलटन को देखता रहा, निहारता रहा, धीरे धीरे मैं उन्हें निहारता रहा। अनगिनत पत्तों से लद भर गई झाड़ियां, और वे कहते हैं मेरी आंखों के सामने ही वे हर दिन बढ़ते जा रहे थे। जैसे पहले उन्होंने देखा कि नवांगा तो छतरी लेकर खड़े हैं, और या हाथ पसारे परियां खड़ी हैं, या अंडा तोड़कर अभी अभी चूजे निकले हैं और पंख मार कर उड़ने को तैयार है। लेकिन अभी देखते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि वे धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं, वे पौधे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, और देखते ही देखते उन पौधों में अनगिनत पत्तियां लग गई, और वे बेल जो थी, सेम की बेल थी, वह पत्तियों से, अनगिनत पत्तियों से लद गई।
उसमें कई सारी पत्तियां आ गई। वे ऐसे लगते थे जैसे हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदों में, और उनकी हरियाली इतनी सुंदर थी कि वे ऐसे लगते थे जैसे कोई हरा भरा शामियाना, मखमली शामियाना किसी ने फैला दिया है, किसी ने टांग दिया है। बेलें फैल गई बलखा, आंगन में लहरा। और जो सेम की जो पौधा होता है वह एक्चुअली बेल होती है, क्रीपर होता है। तो वह कहते हैं कि जो बेल थी वो कई सारे जो पौधे उगे थे, वो बेलें, वे लताएं मेरे आंगन में फैल गई, कुछ बल खाकर, कुछ सीधी, और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का हरे हरे सौ झरने फूट ऊपर को। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। और बोलते हैं कि वो जो बेलें हैं अपनी गति से, अपनी इच्छा से बढ़ती जा रही थी, कुछ बल खाकर, कुछ सीधी, कुछ सहारा लेकर। टट्टी अर्थात जो लकड़ी की सिच्चियों की दीवार बना दी जाती है उसे टट्टी कहते हैं। तो साधारणतः गांवों में इस तरीके से वह घेर दिया जाता था। तो वह बेल उस पर चढ़ गई, टट्टी पर बेल चढ़ गई, तो वे ऐसे लग रहे थे जैसे 100 झरने फूट पड़े हों। कई सारी उसकी शाखाएं, ब्रांचेस निकलती जा रही थी, वे झरने के समान लग रहे थे। कवि कहते हैं मैं अवाक रह गया और मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वंश कैसे बढ़ता है। सेम के जो बीज मैंने ऐसे ही डाल दिए थे, जिन्हें मैं डालकर फूल भी गया था, वे बारिश आते ही उग गए, अंकुरित हो गए, वे पौधे बन गए, पौधे फटाफट बढ़ गए और वे बेल में बदल गए, और वे हजारों करोड़ों उसमें पत्तियां आ गई। वो पूरे शामियाने की तरह छा गया। और वे कहते हैं कि वे झरने के समान वे बेल बढ़ती जा रही थी। देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था कि इनका वंश कितनी वृद्धि करता है, कितनी जल्दी, कितनी स्वस्थ वृद्धि करता जाता है। स्वच्छंद रहकर यह कितनी जल्दी जल्दी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं छात्रों की विशेषता और शब्दार्थ भी दिए हैं, और आप समझ सकें इसके लिए यहाँ पर सेब के कुछ अंकुरित पौधे और बेल तथा फल भी मैंने यहाँ दे दिए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। और इसकी जो व्याख्या आप परीक्षा में लिखेंगे, यहाँ स्क्रीन पर से आप देखकर उसे समझ सकते। अगले और अंतिम पद की व्याख्या हम देखेंगे। यह धरती कितना देती है धरती माता, कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। और कवि कहते हैं कि इनकी सेम की वंश वृद्धि को, लताओं को फलते फूलते बढ़ते देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि यह धरती माता हमें अपने पुत्रों को कितना देती है। मैंने तो केवल चंद बीज बोए थे, लेकिन वे बीज अंकुरित होकर कितनी बड़ी विशाल लता के रूप में मेरे आंगन में फैल गई है। धरती माता सचमुच अपने पुत्रों को कितना प्यार करती है, कितना कुछ देती है। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को बचपन में, स्वार्थ लोभवश पैसे होकर। और वे कहते हैं कि मैं बचपन की उस बात को याद करते हुए, अपने आप को धिक्कार रखते हुए कहते हैं कि मैं कितना स्वार्थी था। मैंने लालच में आकर पैसे के बीज बोए थे, और मेरे विचार केवल पैसे तक ही सीमित थे, रुपयों तक ही सीमित थे। लेकिन असली धन तो ये धरती माता देती है, जो कवि ने यहाँ पर बताया है कि सेम के बीज मैंने बोए और उसके बदले में जो मुझे मेरी आंखों के सामने ये हरी भरी लता, फैली हुई लता सामने दिख रही है, उसके आगे पैसे कुछ भी नहीं है। हमारी माँ, धरती माँ अपने प्यारे पुत्रों को कितना देती है। उस दिन जब मैंने पैसे के बीज बोए थे तब मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन आज जो उस धरती माँ ने मुझे इन सेब के रूप में शिक्षा दी, दिखाया है, वह मुझे आज समझ में आ रहा है कि बचपन में पैसों के बीज को बोकर धन इकट्ठा करके धनवान होना कितना मूर्खतापूर्ण था। कभी अपने आप को ही धिक्कारते हैं। आगे की पंक्ति है, रत्न प्रसविनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ मैं कि जब उन्होंने अपने बचपन की वह बात को याद किया कि पैसे के बीज बोए, पैसे के बीज बोकर जब मुझे सफलता नहीं मिली, पौधा नहीं होगा, तो मैंने धरती को कहा कि वह बांझ है, बंजर है, लेकिन
आज हमें समझ में आ रहा था कि धरती बांझ नहीं, मेरे विचार बांझ थे, बंजर थे, जो केवल रुपए और पैसे तक ही रत्नों को सीमित रखते थे। लेकिन धरती माता का सचमुच रत्नों को जन्म देने वाली है। अब मैं वसुधा को समझा हूँ, वसुधा अर्थात धरती को समझा हूँ। इसमें सच्ची समता के दाने बोले हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोले हैं। वे यह समझते हैं कि अगर आपको धन प्राप्त करना है तो समता के, समानता के, सद्बुद्धि के बीज बोने हैं और जिसमें जितनी क्षमता होगी वह उतना धन इस धरती से प्राप्त कर सकता है। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, अर्थात इसमें तो रत्न छुपे हुए, आपको अपनी क्षमता दिखाकर उसमें से रत्न प्राप्त करना है। धरती तो सदैव देने के लिए तैयार है। इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं और आपसी प्रेम के दाने बोने हैं। तो आप धरती से अपने आप धन प्राप्त करते रहोगे, जिससे उगल सके फिर धूल से नहली फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। और वे कहते हैं कि अगर आप ममता के दाने बोते हो तो ममता ही तुम्हें मिलेगी और उसमें फसलें ही वैसी सुनहली फसलें उगेंगी। मानवता के जीवन श्रम से और मानवता के श्रम से हर दिशाएं हासेगी, हर दिशा में खुशहाली होगी। तुम अपने लिए जो कार्य करोगे वह केवल तुम्हारे लिए नहीं होगा, अन्य लोगों के लिए भी अपने आप हो जाएगा, जिससे चारों ओर खुशहाली अपने आप छा जाएगी। और अंत में वे कहते हैं हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, कि आप जो बोओगे, जो कार्य आप करोगे, आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। जैसे कवि ने निर्जीव बीज बोए थे। कौन सी निर्जीव बीज? पैसों के जो निर्जीव बीज बोए थे, तो उनका फल भी उन्हें वही प्राप्त हुआ कि शून्य मिला। लेकिन जब उन्होंने जीवित बीज बोए तो उन्होंने देखा कि लता रूपी, हरियाली रूपी, मखमली शामियाने रूपी उन्हें फल प्राप्त हुआ। सेब की लताएं चारों ओर फैल गई, जिसका अर्थ है कि जिसमें जैसी योग्यता होगी, क्षमता होगी, उसका वैसा फल देने के लिए धरती सदैव तैयार है। और अंत में वे यही कहते हैं कि अगर आप बबूल का पेड़, अंत में वे यही कहते हैं कि अगर आप बबूल का पेड़ बोओगे तो कांटे मिलेंगे। अगर आपको आम रूपी फल प्राप्त करना है तो आम का बीज, आम के पेड़ का बीज बोना होगा, अर्थात आप जो बोगे वही आपको मिलेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं छात्रों कि सभी पदों की व्याख्या पूरी होती है। और अगर आप उत्तर लिखने के फॉर्मेट वगैरह जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया गया है। और अब हम अगली पाठ्य सामग्री की ओर आगे बढ़ते हैं कि आपको प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न आता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्यांश में लिखिए। जिसके लिए यहाँ पर इस कविता पर आधारित कुछ प्रश्न मैंने तैयार किए हैं और जिनके उत्तर भी लिखे हैं। और यह प्रश्न उत्तर आपको सारांश लिखने में भी सहायता करेंगे और ससंदर्भ व्याख्या करने में भी सहायता करेंगे। और यहाँ आपको इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में ही लिखने होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद हम अगले चरण में पहुंचते हैं। दूसरा प्रश्न आता है ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। आपको पूरी किताब में से 3 प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें से आपको ससंदर्भ व्याख्या करनी होती है। तो यहाँ आप वीडियो के पहले भाग का सहारा ले सकते हैं। और तीसरा प्रश्न आता है कविता का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कविता का सारांश बिंदु रूप में पॉइंट वाइज बना दिया गया है, जिससे आपको पूरी सहायता मिल सकती है। और चौथा प्रश्न आता है टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको 2 शीर्षक दिए जाएंगे, उसमें से एक पर टिप्पणी लिखना होगा। तो आप देख रहे हैं टिप्पणी लिखने का फॉर्मेट आप देख रहे हैं कि जो भी आपको 2 शीर्षक दिए जाते हैं टिप्पणी लिखने के लिए, सबसे पहले जो भी प्रश्न आप टिप्पणी लिख रहे हैं उसका शीर्षक लिखिए। उसके बाद उस शीर्षक का परिचय लिखेंगे कि यह हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखिए
उस पर के बाद कविता और कवि का नाम लिखिए और एक संक्षिप्त रूप से उस शीर्षक के विषय में कविता के आधार पर आपको टिप्पणी तैयार करना है, जो 5 अंक के लिए एक प्रश्न होगा जिसे आप यहाँ पर देखते हैं। सो इस प्रकार छात्रों, यह पाठ्य सामग्री पूरी होती है। मुझे आशा है आपको यह जरूर उपयोगी होगी।